हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज इतने दिनों के बाद फाइनली हमें मार्केट में हरियाली देखने को मिली और अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली। तो क्या वो की रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट आज ग्रीन में रहा और बुलिश सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिले? उन रीजंस के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। उससे पहले आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने कल के वीडियो में मार्केट के बारे में आपके साथ क्या शेयर किया था। तो मैंने कई चीज़ों को शेयर किया था। उसमें से पहली चीज़ ये थी कि एफआईआईज ने ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स मार्केट में है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दूसरी चीज़ जो मैंने ये शेयर की थी कि 17,000 पुट्स जो है काफ़ी मात्रा पर पोजीशंस उस लेवल पर खड़ी हुई हैं, जो कि ये बताता है कि 17,000 नियर टर्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट उससे ऊपर जा सकता है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, उसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बड़ी मूवमेंट आने वाली है, कम से कम 3% ऊपर की तरफ और 3% नीचे की तरफ, जैसा कि आज होता हुआ हमें दिखा है। लेकिन बैंक निफ्टी पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और चौथी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों का जो ट्रेंड है वो बेयर है, वो सेल है। तो बैंक निफ्टी के नियर टर्म आउटलुक के बारे में हम वीडियो में थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। आइए पहले वीडियो को बढ़ाते हैं कि आज मार्केट में हमें हरियाली देखने को क्यों मिली। तो उसके दो बड़े रीजन थे। फंडामेंटल रीजंस की बात करें, जो सबसे बड़ा रीजन था वो था जो यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को जिस तरीके से उन्होंने उसको टेक ओवर किया। तो आप सब ने ये न्यूज़ पढ़ लिया होगा कि यूबीएस बैंक ने जो है $3.2 बिलियन में क्रेडिट स्विस को खरीद लिया है। दोनों स्विट्जरलैंड के बैंक हैं। तो पहली चीज़ तो ये सोचने वाली बात है कि क्रेडिट स्विस के गिरने के बाद पूरे बैंक के स्टॉक्स दुनिया भर में क्यों गिरने लगे। तो इसका कारण समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रेडिट स्विस जो है वर्ल्ड के टॉप 30 की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है, जो कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। इसलिए इस बैंक को जो है संभालना, इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इस बैंक के डूबने की वजह से, इसी वजह से जो है मार्केट इतना ज़्यादा चिंतित था। तो इसी वजह से जो है इतने बड़े बड़े लोग इस बैंक को बचाने के पीछे लगे हुए थे और फाइनली उन्होंने सक्सेसफुली इसे बचा लिया। तो ये 30 बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पूरे वर्ल्ड की एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम को चलाते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक्स जो होते हैं उनका आपस में लेन देन होता है, वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं, स्वैप्स खरीदते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स खरीदते हैं। तो अगर एक क्रिटिकल बैंक डूब जाता है तो उसका एक, जिसे हम कहते हैं ना, डोमिनोज इफेक्ट होता है, जो कि दूसरे बैंक्स को भी इंपैक्ट करता है। और क्रेडिट स्विस के गिरने के बाद मार्केट को यही चिंता थी। लेकिन जब कल ये न्यूज़ आई कि उस इश्यू को संभाल लिया गया है, रिजॉल्व कर लिया गया है, तो मार्केट ने राहत की सांस ली। और इसी वजह से कल लेटर पार्ट में हमें जो है हमारे मार्केट्स में रैली देखने को मिली। उसके बाद जो FTSE भी ग्रीन में क्लोज हुआ और डाउ जोन्स भी ग्रीन में क्लोज हुआ। इंडिया के लिए क्रेडिट स्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में वो 20,700 करोड़ के एसेट्स को होल्ड करता है। तो अब चूंकि यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को टेक ओवर कर लिया है, तो यूबीएस ने आरबीआई के से फिर से बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों, बहुत साल पहले यूबीएस का जो है इंडिया में ऑपरेशंस था, उनके पास आरबीआई का लाइसेंस भी था, लेकिन कुछ आरबीआई के साथ उनका झगड़ा हो गया और वो नाराज़ होकर इंडिया को छोड़ गए। और नाराज़गी का कारण ये था कि आरबीआई ने उनके वेल्थ मैनेजमेंट जो सर्विसेज है उस पर बैन लगा दिया था, जिससे नाराज़ होकर उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था, आरबीआई लाइसेंस बैंकिंग का छोड़ दिया था। लेकिन अब क्रेडिट स्विस को जो है टेक ओवर करने के बाद उन्होंने दोबारा से आरबीआई से लाइसेंस मांगा है। दूसरी जो डेवलपमेंट ये हुई है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, ये मिलकर ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है फाइनेंशियल मार्केट्स में और बैंकिंग सिस्टम में है वो बना रहे। तो एक अलायंस बनाया गया है जिसमें फेड भी शामिल है, जिसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड के 5 जो की सेंट्रल बैंकर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। और इन पांचों ने मिलकर ऐसे कदम उठा रहे हैं कि लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि यूएस डॉलर्स की अवेलेबिलिटी बनी रहे। किसी को अगर डॉलर्स को की जरूरत हो तो उसे मिल सके। ये एक पुरानी प्रैक्टिस है जो कि 2008 के क्राइसिस के बाद स्टार्ट की गई थी। और जब भी
जो ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड में किसी तरीके की इंस्टेबिलिटी होती है तो इस प्रोग्राम को वापस से शुरू किया जाता है। तो इसका एक ही पर्पस था कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसे रिस्टोर किया जा सके और ये बताया जा सके कि हम इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं, इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का परिणाम होता हुआ हमें दिखता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ लोग इस प्रॉब्लम को लाइटली ले रहे थे, लेकिन देखिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कई कंट्रीज मिलकर इसे संभाल रही हैं और शायद टेम्पररी इसे संभाल भी लेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कितने बैंक लाइन पर है, इस बारे में जो है कई तरीके के डेटा मार्केट में घूम रहे हैं। मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक तरीके की कंफर्ट फीलिंग नहीं दे रही है। और दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि $620 बिलियन के जो नोशनल लॉस जो है यूएस के कई बैंक्स उसे झेल रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो दोस्तों आज मैंने एक पोस्ट शेयर किया और उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से एक बिजनेस ग्रुप ने लोन लिया था और उस लोन का आज एक तरीके से सेटलमेंट हो गया, यानी कि उनके जो है 96% लोन्स को एक तरीके से माफ़ कर दिया गया। उसके टेक्निकल टर्म अलग होगी, उसे हेयर कट कह सकते हैं, उसे राइट ऑफ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उतना पैसा जो है लोगों का डूब गया। और दोस्तों बैंक में जैसा कि आप जानते हैं पैसे और हमारे ही, आपके और हमारे ही बैंक में होते हैं, किसी ना किसी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब भरपाई दो तरीके से होती है। अगर सरकारी बैंक है तो सरकार उस पैसे को देगी और सरकार के पास पैसा कहाँ आएगा, तो वो हमसे टैक्सेस से लिया जाएगा या फिर जो है नए नोट को छापा जाएगा। दोनों केस में जो उसका प्राइस जो है मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग लोगों को ही देना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे यहाँ से मार्केट का क्या रास्ता रहेगा, तो मैं आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आगे के जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, लेवल्स है, वो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि अगला जो हफ्ता है वो काफ़ी ज़्यादा की है, क्योंकि कई सारी डेवलपमेंट्स अगले हफ्ते होने वाली हैं। मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि मार्च 22 को जो है फेड की पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है। उसमें फेड क्या निर्णय लेता है उस पर लोगों की नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा जो है यूएस ट्रेजरी की एक प्रेजेंटेशन है, वहाँ पर वो क्या कहते हैं उस पर लोगों की नज़र बनी हुई है। ईसीबी की जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ईयू पार्लियामेंट में भी एक हियरिंग है जहाँ पर वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगी, तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखिए कि स्विट्ज़रलैंड नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी जो है रेटिंग डिसीजंस आने वाले हैं, तो अगले हफ्ते बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है। तो इसकी वजह से जो है मार्केट में उठा पटक हो सकती है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अब जरा आइए फेड की बात करते हैं। तो फेड की जो मार्च 22 की मीटिंग होने वाली है वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या फेड एक बार फिर रेट्स को बढ़ाएगा। देखिए दोस्तों मार्केट में इस वक्त नर्वसनेस है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी गिरा हुआ है, तो फेड कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगा। लोग ऐसा कह रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं और कई बैंक्स भी ऐसा कह रहे हैं कि अगर हाइक होगा तो वो बेयर मिनिमम होगा, 0.25% होगा। कई बैंक जिसमें कि गोल्डमैन सैक्स भी आता है, उन्होंने कहा है कि इस बार हाइक नहीं होने वाला है। मार्केट भी यही मान के बैठा है कि इस बार हाइक नहीं होने वाला है। मुझे भी काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि शायद इस बार हाइक ना हो, और उसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी इतनी सारी नर्वसनेस है और फेड दोबारा से रेट को बढ़ाकर जो है फर्दर नर्वसनेस को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है। शायद जो है 1-2 महीने के लिए हमें पॉज देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि आज हम इस प्रॉब्लम पर कैसे पहुँचे। हम इस प्रॉब्लम पर इसलिए पहुँचे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो थे, मनी का सप्लाई ज़्यादा था और हम यहाँ पर पहुँचे। अब उस बीमारी का इलाज जब हम कर रहे हैं तो नई बीमारी आ रही है। अब अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो क्या वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी या और बड़ी बीमारी बनेगी? आपको क्या लगता है? अब ये सब ड्रामा इक्विटी मार्केट फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन आप देखिए सोने की चमक जो है इक्विटी के चमक से भारी पड़ रही है और गोल्ड जो है लाइफ टाइम हाई पर जा रहा है। पिछले हफ्ते ही गोल्ड ने 5% का गेन दिया है। तो जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, गोल्ड
और ज़्यादा चमकता है। आइए दोस्तों मार्केट के एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो सीरीज़ को लगातार देख रहे हैं तो हमने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि रिलायंस में बॉटमिंग आउट के संकेत है और 2220 इससे अगर ये ऊपर सस्टेन होता है और वहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है तो हमें रिलायंस में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और ये मार्केट को सपोर्ट दे सकता है। और अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो आज हमें देखने को मिला 2220 के ऊपर जो है आज सस्टेन हुआ, अच्छी खासी हमें यहाँ पे राइज भी देखने को मिली और काफ़ी हाई वॉल्यूम से इसने आज का ब्रेकआउट दिया। इससे पहले आप देखिए काफ़ी हाई वॉल्यूम से यहाँ पर सेलिंग भी हुई, यानी कि ये पूरा ऐसा दौर था जहाँ पर जो है ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मात्रा में स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। और हमने आपसे शेयर किया था कि इसमें हमें 10% तक की रैली देखने को मिल सकती है। अब इस तरीके के बेरिश सेंटिमेंट में 10% अगर हमें आइडिया दे रहा है तो हमें थोड़ा काट के चलना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि करीब 5 to 6% की रैली हमें अभी भी इसमें देखने को मिल सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें ध्यान पे रखना है वो है एक्सिस। इसमें भी हमें अगले 2 हफ्ते तक राइज देखने को मिल सकता है और ये शायद HDFC और ICICI को भी आउट परफॉर्म करे। एक्सिस बैंक के लेवल्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, जस्ट आप इस स्टॉक को कुछ दिन के लिए ट्रैक करके देखिए। आइए अब जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है इस वक्त डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पर चल रहा है। ऊपर में इसको रेजिस्टेंस है, नीचे पे सपोर्ट है और इस वक्त ये चैनल के नीचे लोअर एंड पे है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये वापस से ऊपर जो है जाएगा, मगर ओवरऑल अगर इसका थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म में देखें तो ट्रेंड इज बेयरिश। तो इसीलिए ये एक तरीके की बेयर मार्केट की रैली होगी अगर अगले कुछ दिनों तक निफ्टी हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो उसमें भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि इसमें हमें काफ़ी पहले से ये चैनल स्टार्ट हो गया था 2023 के बिगिनिंग से, और आप देखिए लगातार वो इस चैनल पे ही प्राइजेस घूम रही हैं और जब लोअर एंड पे आता है तो वहाँ से एक रिबाउंड होता है और जब हायर एंड पे जाता है तो वहाँ से एक रिएक्शन होता है। तो अभी वही पैटर्न पे ये चल रहा है। तो वंस अगेन ये यहाँ से राइज होते हुए ऊपर के चैनल तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। आइए दोस्तों अब मैं आपको ऑप्शन चेन की एनालिसिस दिखाता हूँ और ये जो है कल का चार्ट था, यानी कि 20th का है और ये 21st का है। तो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से 17,000 में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट की पोजीशंस बनी हुई हैं रॉक सॉलिड तरीके से, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट्स का ही है और 17,000 के लेवल का है, जो कि एक तरीके से इंडिकेट कर रहा था कि ये लेवल जल्दीबाजी में नहीं टूटेगा। अब आज किस पिक्चर को आप जरा गौर से देखिए। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर करीब 14 करोड़ का OI था कॉल्स में, जो कि बढ़कर अब 20 करोड़ के आसपास हो गया है। तो फ्रेश पोजीशंस इस लेवल पर पुट्स पर ऐड हुई हैं, तो लोगों का और ज़्यादा बिलीफ बढ़ गया है कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर पुट्स की बात करें तो पुट्स में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। करीब 10 करोड़ के आसपास यहाँ पर पोजीशंस थी जो कि बनी हुई है, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन मोटा मोटा यहीं पर बना हुआ है। दूसरी चीज़ जो गौर करने वाली है कि अगला जो रेजिस्टेंस 17,500 का लेवल के आसपास कल भी था और आज भी आप देखिए जो है अगला हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहीं पर खड़ा हुआ है। तो फिलहाल ये हमें अगर ऑप्शन पोजीशंस को देखें तो हमारा जो रेंज बनकर आता है 17,000 से 17,500 इसी के बीच। तो हम जरा एक पोजिशनल एनालिसिस करते हैं OI की। तो जैसा कि मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि हम इसे 2 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। पहले में हम स्टॉक ऑप्शंस का OI लेते हैं डे वाइज, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को निकाल देते हैं, और दूसरा हम निफ्टी बैंक निफ्टी का लेते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो कॉल का OI थोड़ा डाउन हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है, ज़्यादातर वीकनेस जो है इंडाइसेस में दिख रही है, और मोटा मोटा ब्रॉडर मार्केट में जो है कॉल के OI कांस्टेंट रहे हैं। आज हमें कॉल के OI में गिरावट होती हुई दिख रही है, पुट्स आर कांस्टेंट। तो स्टॉक ऑप्शंस का मार्केट भी हमें एक इशारा देने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में एक रिलीफ रैली हो सकती है। अब अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में क्या है,
जैसा कि हमने देखा कि कॉल के ओआई में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। हालांकि 3 दिन से भी आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की बढ़त हो रही है। तो अभी भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो है कॉल की पोजीशंस, कॉल शॉर्टिंग बनी हुई है, सिस्टम में प्रेजेंट है और उसमें स्लोली एंड स्लोली एडिशंस हो रही है। तो आइए अब जरा लेवल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में हम 40,400 के लेवल से शॉर्ट हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं लगातार पिछले 2-3 दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमें 39,670 के नीचे शॉर्ट रहना है। अब ये लेवल तो ब्रीच हो गया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। जो भी प्रॉफिट आपके हाथ में है उसको बुक करके निकल लीजिए, लेकिन अगर आपका आउटलुक अगले 1.5-2 महीने तक का है तो आप हेजिंग के साथ अपने शॉर्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि नेक्स्ट जो लेवल है आप 40,160 इस तक भी अपनी जो है नेकेड शॉर्ट्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड मत करिएगा। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपसे शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और ±3% तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर ये रैली होती है, बेयर मार्केट की रैली होती है, तो बी प्रिपेयर्ड की 41,000 तक भी बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बैंक निफ्टी हैज़ टू फॉल डाउन। अगर हम निफ्टी की बात करें और आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो 17,500 के लेवल के आसपास से हम शॉर्ट साइड पे रहने को कह रहे हैं, और हमने जो रीसेंट लेवल आपके साथ शेयर किया था कि 17,281 के नीचे शॉर्ट रही। अब हम 17,100 के आसपास हैं, तो अच्छा रहेगा अगर आप कॉशियस ट्रेडर हैं और शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो इस लेवल पर अपनी पोजीशंस को हल्की कर लीजिए या एग्जिट कर लीजिए। तो अभी बाउंस बैक के पूरे चांस है और 17,609 तक हमें जंप देखने को मिल सकता है। एज ए कॉशियस ट्रेडर मैं चाहूंगा कि मैं अपने जो भी प्रॉफिट मेरे हाथ में है उसे लेकर निकल जाऊं, और जो नेक्स्ट वीक की जो इवेंट्स हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, उन इवेंट्स को पहले ट्रैक करूं कि वहां पर क्या न्यूज़ फ्लो आती है, उसके बाद फ्रेश पोजीशंस को बनाऊं। दोस्तों, आज क्या सीखे में बात करते हैं कि कैसे हम स्टॉक की एवरेजिंग करें। दोस्तों, अक्सर जब हमारे स्टॉक्स गिरने लगते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा टेम्प्ट होते हैं कि हम जो है स्टॉक को नीचे के लेवल पर एवरेज करें ताकि हमारी एंट्री प्राइस थोड़ी अच्छी बन जाए, थोड़ा स्टॉक का भाव हमारे लिए सस्ता हो जाए। और इसमें 2 तरीके के व्यूज़ होते हैं। कई लोग कहते हैं कि नीचे की तरफ हमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, ऊपर की तरफ करनी चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि नीचे की तरफ करनी चाहिए। तो मैं इससे रिलेटेड अपने कुछ जो सजेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, और अगर आपको ये सही लगते हैं तो आप इसे अपने इन्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमेशा हमें जब हम फ्रेश पोजीशन बनाएं तो हमें एवरेजिंग का बजट रखना चाहिए। पहले से हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हम इसे एवरेज करेंगे अगर गिरेगा। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए अगर किसी स्टॉक के लिए रखे हैं तो शायद आप 40,000 या 50,000 रुपीज़ जो है फर्स्ट लॉट में खरीदिए ताकि वो गिरे तो आप एवरेज कर सकें। अगर आपने बजट नहीं रखा है और आप एवरेज करना चाहते हैं क्योंकि आपने उम्मीद ही नहीं की थी कि स्टॉक गिर जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको पहली चीज़ तो ये कि उसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं स्टॉक के बारे में कि नहीं मुझे एवरेजिंग करना ही है, तो आप जो अंडर परफॉर्मर, जो आपके बुरे स्टॉक्स हैं, उनको बेचकर वहां से पैसा निकाल कर जो है उनको एवरेजिंग करिए। कभी भी फ्रेश मनी इस तरीके की सिचुएशन में ना लगाइए, क्योंकि आप लगाएंगे फिर थोड़ा और गिर जाएगा, फिर क्या करेंगे? और आप जानते हैं, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि स्टॉक के गिरने की और बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप स्टॉक में लगाते हैं और एवरेजिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं तो आपको बड़े फॉल तक के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और मैं अक्सर आपके साथ कहता हूं कि ब्लू चिप स्टॉक्स में 40, 50, 60% गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती है, और स्मॉल कैप और मिड कैप में 80 to 90% गिरावट कुछ नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप अगर अर्ली एवरेजिंग करेंगे तो फिर आप उसके बाद जब वो एक माउथ वाटरिंग लेवल पर आ जाएगा जहां पर देखकर आपको मुंह में पानी आएगा, तो आप एवरेजिंग कर नहीं पाएंगे, आपके तो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वैसे सिचुएशन के लिए तैयार रहिए अगर आपको एवरेजिंग करनी है। चौथी चीज, आपको एवरेजिंग तब करना चाहिए जब आप स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में
जो है बिल्कुल क्लियर हैं कि ये एक अच्छा स्टॉक है। आपने रिसर्च किया है, आपने जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनसे बात किया है, आपने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, आपको पूरी समझ है इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तभी आप नीचे के लेवल पर जो है एवरेजिंग करिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए एवरेजिंग के लिए? तब आप प्राइस को एज एन इंडिकेटर यूज करिए, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं प्राइस जो है सब कुछ बताता है, भाव भगवान होता है। तो अगर आपका स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को या उस इंडेक्स को, तो आपको उस वक्त एवरेजिंग नहीं करनी, आपको वेट करना है कि जब तक उसमें किसी तरीके की हमें जो है आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखती है कि वो बाकी स्टॉक से अच्छा कर रहा है, इंडेक्स से अच्छा कर रहा है, तब तक हमें एवरेजिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गिरावट की कोई लिमिट नहीं होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज क्या सीखे। और अगर आप इन जनरल कोई आपकी क्वेरीज हैं तो बुल ट्रैक बोलो हैशटैग के साथ अपनी क्वेरीज को आप पोस्ट कर सकते हैं, उन्हें मैं प्रायोरिटी पर देखूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।